देख रहे स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात ऐलान जंग की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बड़ा आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में लड़े जा रहे युद्ध की भी चर्चा करेंगे। आखिर राकेश टिकैत के आगे का प्लान है क्या? आज हम बिहार से लेकर पंजाब तक पार्टियों के अंदर घरेलू झगड़े की भी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। ट्विटर पर सरकार से राहुल का आर पार। This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them. ट्विटर के एक्शन पर छिड़ा सियासी युद्ध। वो देश को और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आप बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों से बाज आइए, अन्यथा जनता आपको पूरी तरह से हाशिए पे ढकेल चुकी है। और पंजाब में कैप्टन और सिद्धू में टेंशन जारी है। बिहार में जेडीयू में अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या है राकेश टिकैत का प्लान 15 अगस्त? टिकैत से निपटने के लिए बीजेपी का प्लान। ऐलान जंग। सबसे पहले बात ट्विटर को लेकर मचे घमासान की। राहुल गांधी के आक्रोश की। ट्विटर ने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट को ब्लॉक कर रखा है, लॉक कर दिया है। दरअसल आरोप रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का है। कांग्रेस नेताओं और खुद पर ट्विटर की तरफ से हुई कार्रवाई की व्याख्या आज राहुल गांधी ने की है, जरा देखिए। आज राहुल गांधी ने करीब 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो संदेश के जरिए एक साथ 3 अहम सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या कंपनियां देश की राजनीति तय करेंगी? सवाल नंबर 2, क्या हम खुद देश की राजनीति तय करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी न्यूट्रल नहीं? राहुल गांधी का बड़ा और कड़ा रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ आया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी संवाद के लिए ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अपने विचार ट्विटर के जरिए करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन बीते दिनों राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि हजारों नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। इसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स के नाम भी हैं। ट्विटर का तर्क है कि राहुल ने एक तस्वीर पोस्ट की जिससे रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर हुई। उसी तस्वीर के चलते कार्रवाई हुई। हालांकि राहुल का आरोप है कि एक्शन के पीछे आवाज दबाने की कोशिश है। A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. राहुल ने जो बड़ी बात कही उसे समझिए। नंबर 1, ट्विटर ने मेरे लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स का हक छीना। नंबर 2, अकाउंट ब्लॉक करना लोकतंत्र पर हमला है। नंबर 3, एक कंपनी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है। नंबर 4, ट्विटर भेदभाव करने वाला प्लेटफॉर्म बना। इस एक्शन के विरोध में कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रोफाइल पिक में राहुल की तस्वीर लगाई। राहुल ट्विटर के एक्शन को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का रिएक्शन भी आया। जब ट्विटर ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया, जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। अब देश के कानून के अनुसार अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप ट्विटर और सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा आरोप आज कांग्रेस लगा रही है वैसा ही आरोप बीजेपी द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं पर ट्विटर के एक्शन के बाद लगाए गए थे। ट्विटर के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के अपने अपने दावे हैं। Our democracy is under attack.
we're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है and he has told that all session murder of democracy. उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है. आई डिमांड if they have little sense of responsibility and democracy, they should apologize to the country. अभी राहुल गांधी के ट्विटर पर एक्शन हुआ, लेकिन अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आपने सत्ता दल और विपक्ष के बीच सियासी युद्ध देखा. अब आपको दिखाते हैं पंजाब से बिहार तक क्यों पार्टी के अंदर गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं. पंजाब में एक बार फिर सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला. बिहार में चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, क्यों दोनों पार्टियों के अंदर से आई खबरें अंदरूनी कलह का इशारा कर रही हैं. देखिए, पंजाब में 2022 में चुनाव है, लेकिन क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह विरोधियों को फायदा पहुंचाएगी? एक बार फिर कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच जुबानी सीज़फायर की संधि टूटती हुई दिखाई दे रही है. नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने अपनी ही सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को खुला चैलेंज दे डाला. कुछ दिन पहले ही सिद्धू ने नशे के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरते हुए हमला बोला था. तब सिद्धू ने कहा था कि नशे के काले धंधे से जुड़ी बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती. इशारा नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का था. बड़ी बात यह है कि 10 अगस्त को दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की बयानबाजी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. सूत्रों के मुताबिक जल्द सिद्धू को दिल्ली बुलाया जा सकता है. वहीं कांग्रेस के अंदर खींचतान पर पार्टी के नेता सिद्धू को सलाह दे रहे हैं, तो विपक्ष तंज कस रहा है. निजी बयानों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर देश के सामने तथ्य जरूर होने चाहिए. आज जो वक्त है ये एक दूसरे को चुनौती देने का वक्त नहीं. आज कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने का वक्त है कि और उनको मजबूर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द 3 काले कानून वापस लें, क्योंकि केंद्र के कानून थे. और पूरा विपक्ष एकजुट होके इस बात पे हमारा लक्ष्य है कि भाजपा का जो सपना है किसान मुक्त भारत, वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे. देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसी कोशिश की जा रही है कि सरकार इस वक्त भाजपा की है और नवजोत सिंह सिद्धू उस पर हमला कर रहे हैं. नवजोत सिंह सिद्धू जी खुद उस सरकार का हिस्सा हैं. नवजोत सिंह सिद्धू खुद कांग्रेस से चुने हुए विधायक हैं. उनकी पार्टी की सरकार चल रही है. तो ये कहना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप करिए. आपको लोगों ने वोट ही इसलिए दिया है कि आपको ये करना है. और अब आपके लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, मात्र 6 महीने बचे. तो इस तरीके से कहना कि होना चाहिए में बात जो है, पब्लिक को भरोसा नहीं है. आप कर दीजिए या आपको अब तक कर देना चाहिए. पंजाब कांग्रेस में कलह है तो बिहार में भी सियासी खिचड़ी पक रही है. कुछ दिन पहले लालू की पार्टी में तेजस्वी और तेज प्रताप में पोस्टर युद्ध की खबरें आई थी. पहले पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब थी और फिर नए पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर गायब हो गई. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच वर्चस्व की लड़ाई कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है. इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कल जहां आरजेडी दफ्तर पे तेज प्रताप यादव की बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रमुखता से लगी हुई थी, वहीं आज उस बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया है और वापस से तेजस्वी
की तस्वीर जो आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय में यहाँ प्रमुखता से लगाई गई है। हालांकि पोस्टर वॉर की खबरों को तेज प्रताप ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी। आरजेडी का दावा है कि खटपट तो जेडीयू के अंदर है। तो लगाई गई है वहाँ देखिए जहाँ आग लगी है जेडीयू तो लालू यादव और राबड़ी देवी की जेडीयू में तो आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी की जो लगी है बैनर पोस्टर, उसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का ही पोस्टर से फोटो गायब कर दिया। वहाँ ना असली कहानी है। यहाँ तो सारे लोग तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, सब लोगों का तस्वीर है। जेडीयू के पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। दरअसल 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू कार्यालय के बाहर जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने एक पोस्टर लगवाया था। पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में पोस्टर हटाए गए। तो क्या जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है? चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब बात किसान नेता राकेश टिकैत की। आज राकेश टिकैत हरियाणा में खाप पंचायतों के नेताओं से मिले। इस मुलाकात के पीछे टिकैत का प्लान 15 अगस्त है। आखिर 15 अगस्त को राकेश टिकैत क्या करेंगे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। की आहट यूपी में तेज है और अब बीजेपी 16 अगस्त से 104 विधानसभा क्षेत्रों में किसान संवाद करेगी। उधर राकेश टिकैत के नेतृत्व में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी सरकार के खिलाफ। इससे पहले आज राकेश टिकैत पहुंचे ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से मिलने और ऐलान किया कि इस बार 15 अगस्त को देश के गांव-गांव में तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त का तो गांव में रहेगा, अपने गांव में झंडा फहराएंगे और जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर जाए भाई यहाँ तो उसका भी सम्मान होगा। और 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है। गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे, अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो। हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, तो यहाँ के लोग भी उस पंचायत में शरीक हों, आए, और बगैर हरियाणा के पंचायत अधूरी रहेगी। 15 अगस्त को टिकैत दिल्ली में नहीं होंगे। इस बार टिकैत उत्तराखंड के गांव में आजादी का जश्न मनाएंगे। प्लान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के गांव-गांव में तिरंगा फहराने का है। वैसे राकेश टिकैत जैसे जैसे सरकार के खिलाफ अपनी आक्रामकता के साथ किसान आंदोलन का चेहरा बनते जा रहे हैं, कई अन्य किसान संगठन अब उन पर उंगली उठा रहे हैं। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर मुद्दों से बेईमानी का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं। राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है। बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत। 1980 के दशक में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे उनके बेहद करीबी किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने महेंद्र सिंह टिकैत के बाद भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर अपना संगठन बना लिया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के पक्षधर ठाकुर भानु प्रताप ने मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चौधरी राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए थे। पंचायत होगी, अब शुरू होगी पंचायत, दोबारा से शुरू होगी। हाँ, पंचायत शुरू होगी। क्या कहोगे? नहीं, सब आंदोलन में सब शामिल है। संयुक्त मोर्चे से आंदोलन में सब शामिल है। क्या दरार पड़ गई क्या? नहीं, कोई मोर्चे में कोई दरार नहीं। सब 5 सितंबर अगले महीने पीएम मोदी जी एयरपोर्ट को वो करेंगे शिलान्यास अगले महीने। हाँ, तो वो तो एयरपोर्ट यहाँ बनना होगा तो करेंगे, उसमें हम क्या करें बताओ। आपने भी शुरुआत कर दी है यहाँ पे पंचायत। हाँ, तो पंचायत तो होगी यहाँ पे। क्या बड़ा होने वाला? 5 सितंबर को ही बताएंगे, वहीं उससे पहले नहीं बतानी चाहिए कोई भी चीज। वो संयुक्त मोर्चे का फैसला। कुछ किसान संगठन टिकैत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टिकैत का कहना है कि किसानों के हक में वो आवाज उठाते रहेंगे। किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। टिकैत तैयार है तो विपक्ष भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए ललकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है।
अगले साल के विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का घमासान भी तेज हो रहा है। पश्चिम यूपी में जाट किसकी खड़ी करेगा खाट, ये आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लामबंदी शुरू हो गई है। एक तरफ टीम योगी है तो दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी मोर्चा उलटफेर करने को तैयार है। बीजेपी ने मिशन पश्चिम यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी अपना दांव लगाएगी। हमारे साथ एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, मैंने पहले बता दिया है। परिवार मेरा है नहीं, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीजेपी है तो पश्चिम में भी, पूरब में भी, मध्य में भी और बुंदेलखंड में भी सुरक्षा है। आखिर यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था ना, रोज दंगे होते थे, कभी कोसी कला का, कभी बरेली का, कभी मुरादाबाद का, कभी अलीगढ़ का, कभी सहारनपुर का, कभी मुजफ्फरनगर का। जो लोग किसान आंदोलन को जाति के साथ जोड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में शहीद हुए उन नौजवानों के साथ वे धोखा नहीं कर रहे हैं क्या, जिनकी निर्मम हत्या हुई थी और उस समय सत्ता प्रतिष्ठान में कौन लोग बैठे हुए थे? क्या मंत्री ने दंगाइयों को बचाया नहीं थे उस सरकार का? पश्चिमी यूपी में जाटों के समर्थन से 2017 और 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी की राह में कांटे ही कांटे हैं। वजह पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी है जो जाट समुदाय से आते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत दे रहे हैं। वही टिकैत जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो लखनऊ है ना, कह रहे लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना अंतर तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए, ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। चुनाव अभी दूर है, लेकिन वार पलटवार का सियासी खेल शुरू हो गया। ऑल इंडिया मिशन पर काम कर रहे टिकैत ने अपने अंदाज में योगी को जवाब दिया। सबको प्रमोशन चाह रहा, तो लखनऊ को दिल्ली क्यों नहीं बनना देना चाहते? योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाते, क्या प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे? उनका नाम चल रहा, तो उसको उस भाषा में समझ लें कि लखनऊ दिल्ली कैसे बनती है, समझा दो कैसे समझे। उन्हें पता है सबको, लखनऊ दिल्ली कैसे बनती है सब पता है। बीजेपी को भी पता है कि 2022 में जाट नाराज हुए तो सियासी नुकसान बड़ा होगा। दरअसल पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें और 27 लोकसभा सीटें हैं, जहां जीत की चाबी जाट के हाथों में है। इसे आप चुनावी नतीजों के आंकड़ों से समझिए। कुल विधानसभा सीटें 136। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 58 सीटें जीती, बीएसपी 39 सीटें, बीजेपी सिर्फ 20 सीटें, जबकि आरएलडी 9 और कांग्रेस 8 सीट जीती थी। वहीं 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। पार्टी ने 103 सीटें जीती, एसपी 27 पर अटक गई, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। अगर आप लोकसभा को देखें तो यहाँ 27 सीटें हैं, जिसमें 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें, और 2019 में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी 20 सीटें जीती, जबकि गठबंधन सिर्फ 7 सीटें। बीजेपी के पास अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं विपक्ष किसान आंदोलन के बहाने जाट मुस्लिम एकता के लिए कोशिश कर रहा है। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं
जिनमें जाट मुस्लिम आबादी 40% है या इससे ज्यादा बैठती है। अगर किसानों की नाराजगी दिखी तो जाट बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तीनों नए कृषि कानून को लेकर पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत ने दर्जनों पंचायतें की हैं। गाजीपुर बॉर्डर में किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं। उस भीड़ में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी से हैं। लेकिन योगी का दावा है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, यहां पे नया प्लांट लगना चाहिए, कोई नहीं कर पाया। तब लोक दल भी सत्ता में आया, सत्ता में था एक पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी के लोग 4-4 बार सत्ता में रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी रही है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, कोई नहीं कर पाया। 1980 से मांग हो रही थी, 1980 से लेकर के 89 तक कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में थी, देश की भी सत्ता में थी, नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने उस चीनी मिल का न केवल पुनरुद्धार किया, उसकी क्षमता को दोगुना करके रमाला में चीनी मिल को हम संचालन कर रहे हैं और बंद चीनी मिलों का हम संचालन कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आजादी के तत्काल बाद प्रारंभ हो सकता था, क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्योंकि किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। किसान उन्नति करे, उनका ये वही नहीं था, एजेंडा ही नहीं था। पश्चिमी यूपी की राजनीतिक अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी लगातार दौरा करते आए हैं और अब बीजेपी ने किसानों की नाराजगी दूर करने का प्लान तैयार कर लिया है। 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत करेंगे। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक किसान मोर्चा किसानों से संवाद करेगा। पश्चिमी यूपी के गांव-गांव जाकर बीजेपी अपने काम गिनवाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान चौपाल का आयोजन करेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक्टिव है। सवाल यही है कि पश्चिमी यूपी का जाट इस बार क्या करेगा? अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब आपको दिखाते हैं जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने वाले गुंडे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। जहां कानपुर में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। पिता को बीच सड़क पर पीटता देख मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती है, लेकिन धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस लिए बजरंग दल वालों में रहम कहां है? यूपी में आखिर हो क्या रहा है? बजरंग दल की गुंडागर्दी सरेआम चल रही है। मुस्लिम शख्स से बजरंग दल वाले जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। मुस्लिम शख्स को बजरंग दल वाले घसीट कर मार रहे हैं। छोटी बच्ची गुहार लगा रही है और बजरंग दल वाले कट्टर बने हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में भी मुस्लिम शख्स को बजरंग दल वाले मार रहे हैं। मुस्लिम शख्स को बजरंग दल वाले बस्ती से खींचकर क्यों निकाल लाए? ये वीडियो कानपुर का है। बजरंग दल के लोगों ने पहले एक मुस्लिम शख्स पर धर्मांतरण का आरोप लगाया और फिर तालिबान की तरह जल्लाद बनकर उसे सरेआम सजा देने लगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बजरंग दल के लोगों का तालिबानी चेहरा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भगवा गमछा सिर और गले पर बांधे बस्ती की तरफ दौड़ रहे हैं और फिर बस्ती के अंदर से एक मुस्लिम शख्स को पीटते हुए पकड़ कर लाते हैं। कोई उसके गाल पर तमाचा लगाता है, कोई धक्का देता है, वो गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन ये लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। इसी भीड़ में फिर से एक शख्स उसे जोर से थप्पड़ मारकर गिरा देता है। अब इस शख्स को बजरंग दल के ये कार्यकर्ता पीटते पीटते सड़क पर निकाल लाते हैं। तभी वहाँ इस शख्स की 5 साल की बच्ची आ जाती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और अपने पापा को बचाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन ये जल्लाद चेहरे उसे फिर भी पीटते हैं। इसके बाद ये लोग इस शख्स से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। बजरंग दल के ये लोग शख्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं।
लेकिन इनकी जरूरत देखिए, ये लोग पुलिस के सामने भी गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस की गिरफ्त में भी शख्स को पीटते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते रहते हैं। मजाल है पुलिस वालों की कि मुंह से चूतक निकल पाए। जैसे तैसे पुलिस वाले शख्स को और उसकी बेटी को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी का ये वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। अब आपको इसके आगे और पीछे की सच्चाई बताते हैं। जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसका नाम अफसार अहमद है। ये बैटरी रिक्शा चलाता है। पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण विहार का है। अफसार की पड़ोसन रानी ने अपनी बेटियों का 20,000 रुपए देकर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। मामला ये है कि लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटिया कहीं चढ़ घसीटन कर रहे हैं। लोग कहते रहने नहीं देंगे, जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते। कहाँ लगे हम घर पे घुसी रहा। मुसलमान है, थाने में शिकायत कर रहे, 1 महीना तो बराबर तो जा रहे, पर कोई सुनाई नहीं मेरी हो रही। और रानी के पक्ष में पहुंच गए बजरंग दल वाले और बिना सोचे समझे पूछे गाछे तालिबानी कानून लागू कर दिया। हमारे एक हिंदू परिवार की बहनें हैं जिनको जो है क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अनावश्यक प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन, लब जिहाद और छेड़खानी करके उनको जो है काफ़ी जो परेशान करते थे। इसके लिए थाना बर्रा में तहरीर दी गई थी, जिसपे पहले प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और संगठन के दबाव में आकर प्रशासन ने बर्रा थाने ने 354 पे मुकदमा पंजीकृत किया था। लेकिन अभी तक उनके अरेस्टिंग नहीं हुई और वो प्रतिदिन इन महिलाओं को, बहनों के हमारे, और अनावश्यक परेशान करते हैं, लाइटिंग खिलाते हैं और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव देते हैं, छेड़खानी करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 दिन पहले फिर मैंने इंस्पेक्टर महोदय को सूचना की थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। बजरंग दल की गुंडागर्दी की गवाह अफसार की 5 साल की मासूम बेटी भी है, जिसने अपने पिता को सरेआम पिटते देखा है। पापा सवारी गाड़ी में के आ गए थे तो पापा भागने लगे थे और उधर चौकी तो जो वो थे क्या कहते मुस्कान की मम्मी थी तो कह रही थी वो मुल्ला जी भाग रहे उनको भी पकड़ो है। तो वो लोग उनको पकड़ के मेरे पापा को मार रहे थे, गिरा दिन था है, गिराने हेलमेट पैर में मार दिन था, खोपड़ी में कुछ मार दिन था है और क्या कहते पापा बेहोश हो गए थे। आपने एक पक्ष सुना, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इस पूरे मामले पर पुलिस का जो रवैया और एक्शन लेने का तरीका रहा, वो सवालों के घेरे में आता है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। आपने देखा कि कैसे बजरंग दल वालों ने धर्म परिवर्तन के नाम पर कानून को अपने हाथों में ले लिया और कानपुर के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पुलिस ने बजरंग दल के गुंडों को उठाकर अंदर तो किया, लेकिन उल्टा पुलिस पर चढ़ाई करके ये बाहर आ गए। लेकिन सवाल ये है कि बजरंग दल वालों ने जिस मुस्लिम शख्स को धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर पीटा, क्या वाकई उसने धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी? 12 अगस्त गुरुवार, कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र। कानपुर पुलिस अफसार को पीटने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। अजय, अमन और राहुल को आप पुलिस कस्टडी में देख सकते हैं, जबकि 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लिखी जाती है और कानपुर के कमिश्नर साहब संपूर्ण मीडिया के सामने गिरफ्तारी का ढोल पीटने आते हैं। अब ये गिरफ्तारी का ढोंग था या फिर वाकई सख्त एक्शन, आपको ये भी इसी रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। कानपुर नगर का एक वीडियो प्रकाश में आया था जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी। इस संबंध में अपडेट देना है कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को बचाया गया, थाने लाया गया और जो उन्होंने शिकायत की उसके मुताबिक इसमें FIR दर्ज की गई। कल इस FIR के इन्वेस्टिगेशन में 3 मुख्य अभियुक्त जिन्होंने मारपीट की थी उनको अरेस्ट किया गया है। जो घटना जहाँ पे हुई थी, जो क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है, स्थिति सामान्य है और आगे भी इसमें जो शेष अभियुक्त हैं
उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ FIR लिखी गई। बजरंग दल वालों ने पर्रा थाने पर हंगामा काट दिया, थाने का घेराव किया। उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। 12 अगस्त की देर रात कानपुर की DCP रवीना त्यागी के ऑफिस के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस को धमकियां तक दी गई। कानपुर के कमिश्नर असीन अरुण साहब जिस ठसक के साथ कह रहे थे कि उन्होंने पिटाई खाने वाले शख्स को न सिर्फ बचाया बल्कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और घटनास्थल पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी और आगे भी शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। उनकी ठसक चंद मिनटों बाद ही ठंडी हो गई। जी हाँ, 45 साल के अफसार को पीटने वाले, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने वाले बजरंग दल के लोगों को 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई और बिना बात के पिटा अफसार अपनी चोटें दिखाता रह गया। तो ये लोग नारे लगाते जा रहे थे, तो एक सवारी हमसे बोली कि यहीं पे हमको उतार दो, यहीं मुझे उतरना है। प्रदीप की दुकान के सामने अंदर गली है गई है ये बरुण विहार के लिए, तो मैं बरुण विहार के सामने ब्रेक लगा के सवारी उतारने लगा। रानी नाम की व्यस्त और रमेश, ये दोनों लोग बोले, कहने लगे ये सलमान और सद्दाम के चाचा हैं, इनको पकड़ो, इनकी पिटाई करोगे सब पता चल जाएगा। तो ये लोग जा करके हमको मतलब तुरंत मारने लगे। आज तक के कैमरे पर अफसार ये भी खुलासा करता है कि उसका रानी के साथ कोई विवाद नहीं है, न ही उसने उसकी बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की। उस पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, लेकिन रानी ने अफसार को क्यों पिटवाया, तो इसके पीछे की कहानी अफसर की बस्ती में ही रहने वाले उसके रिश्तेदारों से जुड़ती है। अफसार को बजरंग दल के लोगों से पिटवाने वाली रानी खुद बताती है कि अफसार अपने भतीजों और उनकी मां कुरैशा बेगम के साथ मिला हुआ था। वो कुरैशा बेगम के बेटों सद्दाम और सलमान की शादी रानी की बेटियों का धर्म परिवर्तन करके उनसे करवाना चाहता था और धर्म परिवर्तन के एवज में अफसार ने 20,000 रुपए भी देने के लिए कहा था। सद्दाम, पूतन, सलमान, सुरेखा बेगम और लल्लू यहाँ पर आए थे, उनके बच्चे सब दारू पी रहे थे बैठे। हमने बोल दिया तो कह रहे हैं ऐसा है कि 20,000 रुपए ले लो, अपनी लड़की को हमारे साथ, लड़का के साथ में शादी कर लो, अपना धर्म छोड़ के मेरे धर्म में आओ। आज तक कुरैशा बेगम और उसके बेटियों के पास भी पहुंचा और उनसे पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। कुरैशा बेगम ने बताया कि उसका बेटा सद्दाम तो पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। हम ये सब झूठ है, ये हम कभी नहीं कहा, ये सब बात, ये सब झूठ बनाया जा रहा है। ये हमारे शादीशुदादार हमारे सद्दाम है, सद्दाम शादीशुदादार है, ये छोटा लड़का है। हम ये सब झूठ बना रहे। ट्रैक्टर की लड़ाई है, ये जैसे खुला हो इसमें गाड़ी लग जाए आके, ये गाड़ी लग गई तो इसकी हाँ गाली गलौज किया और ये जैसे लड़ गई गाड़ी, तो इसकी लड़ाई नहीं है और ये झूठ आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों को कि हमको अपने धर्म में लिया। आज तक ने ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। कुरैशा बेगम के बेटे ने हमें अफसार और रानी के बीच में जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ था उसकी पूरी कहानी बताई। वो बैटरी रिक्शा चला रहे थे, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी 4 पहिया, उन्होंने अपना बैटरी रिक्शा बैक कर रहे थे। तो उनका बैक में ये नहीं ये लड़का इनके यहाँ का जिनका बैटरी रिक्शा था, तो हमारा सलमान छोटा भाई उसके साथ में था। तो बैटरी रिक्शा जो उन्होंने घुमाया था, तो बैटरी रिक्शा घुमाने के दौरान में उसके टट्टर में जरा सा छू गया होगा। अब पिटने वाला पिट गया और पीटने वाले छूट गए और पुलिस ने यह भी दिखा दिया कि उसने पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों बजरंग दल वाले गुंडों के हौसले बुलंद ना हो। जब वो चुटकियों में जमानत करा सकते हैं तो गुंडागर्दी करने में उन्हें डर क्यों लगेगा। पुलिस की ऐसी कमजोर कार्रवाइयों के बीच बदनाम सरकार होती है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोदी सरकार ने भी आजादी के 75 साल को यादगार बनाने की तमाम कोशिशें की और इस बीच आतंकियों की देश पर नापाक नजर है। लेकिन आतंकियों की हर साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है, आतंकी आका खुद भी आ जाए तो इस सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाएंगे। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है और आतंकी आजादी के जश्न के रंग में भंग मिलाने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। लेकिन देश भी अलर्ट पर है, देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, देश की सेना अलर्ट पर है,
देश की पुलिस अलर्ट पर है और आतंक के तमाम नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेहद सीक्रेट चक्रव्यूह तैयार किया गया है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक, शहर से सरहद तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कितनी सतर्क हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीकुंड में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अमृतसर में एक हैंड ग्रेनेड को बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सीमा पार से आने वाले ड्रोन को गिराने के लिए भी देश के वीर तैयार खड़े हैं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।